और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों से जारी ड्रामा खत्म हो गया है। अदालत ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को बिलाखिर ईडी की तहवील में दे दिया है। वाज़ेह है कि कल ईडी ने जबरन वसूली मामले में साबिक वजीर दाखिला को हिरासत में लिया था। 13 घंटों तक पूछताछ के बाद ईडी के अहदेदारों ने अनिल देशमुख को अदालत में पेश किया। इससे कबल जेजे अस्पताल में मेडिकल जांच करवाई गई। अनिल देशमुख की पैरवी सीनियर वकील विक्रम चौधरी और अंकित निगम ने की, जबकि इस्तगासा की जानिब से एएसजी अनिल सिंह मौजूद थे। और साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र के सियासी हलकों में बेचैनी पैदा हो गई है। इसी दौरान इनकम टैक्स महकमे ने रियासत के नायब वज़ीर आला अजित पवार से जुड़ी 5 जायदादों को कुर्क कर लिया है। ज़राए के मुताबिक एक चीनी मिल, जनूबी दिल्ली में वाक़ा एक फ्लैट, मुंबई में वाक़ा निर्मल बिल्डिंग और गोवा में जायदादों को कुर्क किया गया है, जिनकी मालियत 1000 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। अजित पवार गुज़िश्ता कई दिनों से इनकम टैक्स के निशाने पर हैं। गुज़िश्ता महीने 2 रियल एस्टेट और अजित पवार के रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापे मारे गए थे। छापेमारी के दौरान महकमे ने 184 करोड़ की आमदनी से जायद असासजात का पता लगाया था। 7 अक्टूबर को भी इनकम टैक्स महकमे ने 70 से जायद मकामात पर छापे मारे थे। उधर अजित पवार के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई पर नवाब मलिक का कहना है कि ये डराने का खेल चल रहा है। अगर है तो उनको अटैच करने का अधिकार है, लेकिन बेनामी का मतलब ये नहीं होता कि किसी के नाम से नहीं है। कोई ना कोई उसका मालिक होगा। आप ये कह दो कि ये संपत्ति इसकी है, ऐसे नहीं चलता। कोई कारोबारी है, उसकी संपत्ति है। कोई अजित पवार के ड्राइवर की संपत्ति नहीं, कोई अजित पवार के नौकर की संपत्ति नहीं। किसी और की संपत्ति आप अटैच करके उस पर ये अजित पवार की बेनामी संपत्ति है, ये आरोप लगाना उचित नहीं। ये ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के ड्राइवर के नाम पे कोई संपत्ति निकल आई। या ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के किचन के कुक के नाम पे संपत्ति निकल आई। हमें लगता है ये बदनाम करने का खेल है, और कोई भी एजेंसी कार्रवाई करती है और उसे हर व्यक्ति को न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। भुजबल साहब को लेके भी इसी तरह से हुआ। महाराष्ट्र सदन को लेके आरोप लगाए गए और कोर्ट ने कह दिया कि इसमें कोई भी तरह का करप्शन नहीं हुआ। हमें लगता है डराने का, बदनाम करने का खेल है। हम लोग इस खेल से डरने वाले नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक ने साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े पर ताज़ा हमला किया है। फडणवीस के इल्जामात का जवाब भी नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने कहा कि उन पर उंगली उठाने की कोई जुरात नहीं कर सकता। मलिक ने वाज़ेह किया है कि अंडरवर्ल्ड से उनके ताल्लुकात नहीं हैं। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया है कि जब आप महाराष्ट्र के वज़ीर आला थे, उस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर नया इल्जाम भी आयद किया। उन्होंने कहा कि एनसीबी में आने के बाद वानखेड़े ने प्राइवेट आर्मी बनाई। मंशियात का कारोबार यही लोग करते हैं। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है। आर्यन खान के मामले में जो साली का बयान है कि 18 करोड़ की डील हुई थी, 8 करोड़ रुपया वानखेड़े के लिए मांगा गया था। सैम डिसोजा सामने आ गया है, वो कह रहा है कि इस तरह की डील थी। सैम डिसोजा भी इनके प्राइवेट आर्मी का ही प्लेयर है। इतने दिन से सैम डिसोजा का नाम चर्चा में है, वो कभी सामने नहीं आया। इसे भी सिखा के समझा कर भेजा गया। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और महाविकास अघाड़ी हुकूमत के दरमियान लफ्जी जंग का सिलसिला जारी है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई को साजिश करार देने पर बीजेपी लीडर राम कदम ने रियासती वज़रा पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां पूरी ईमानदारी और सबूत के साथ कार्रवाई करती हैं। राम कदम ने कहा कि जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना रियासती वज़रा की मजबूरी बन गई है। जब भी महाराष्ट्र सरकार की कोई जांच एजेंसी कार्रवाई करती है तो वह प्रामाणिक और पारदर्शी है, पर केंद्र की जांच एजेंसी कार्रवाई करे
तो वह साजिश का हिस्सा कैसे हो सकती है? यह महाराष्ट्र के 3 दलों के नेताओं का किस प्रकार का दोगलापन है? वे भली भांति जानते हैं कि आयकर विभाग जब भी कार्रवाई करता है, पुख्ता कागजात कई दिनों महीनों तक अध्ययन करने के बाद वह कार्रवाई होती है। महाराष्ट्र में मंशियात की लड़ाई अब शर्ट पैंट पर आ गई है। समीर वारखेड़े पर महंगे कपड़े पहनने को लेकर रियासती वजीर नवाब मलिक के बयान पर समीर वारखेड़े की बहन यास्मीन वारखेड़े ने जवाबी वार किया है। उन्होंने कहा कि उनका भाई साल में सिर्फ एक मरतबा शॉपिंग करता है। उनके पास मौजूद महंगी घड़ियां उनकी मां की जानिब से तोहफे में दी गई थी। यास्मीन वारखेड़े ने कहा कि नवाब मलिक का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है। मेरी जो मम्मी थी उन्होंने उनको गिफ्ट किया था। मेरी भी ये सब घड़ियाँ जो गिफ्ट मम्मी ने ही मेरी माँ थी जो करती थी, तो हमारे पास हमारी माँ की गिफ्ट्स हैं, बहुत पुरानी, वो 17 साल पहले की घड़ी है। और आप जहाँ तक कपड़े की बात करते हो, मेरा भाई, मुझे पता है, मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है एक दिन शॉपिंग करने के लिए, और वही कपड़े वो पूरे 1 साल चलाता है। ये अगर उसको वो कपड़े जो और वो लिख के रखता है कि उसको क्या क्या चाहिए, वो इतना ही इज सो पर्टिकुलर अबाउट इट। अगर आप 1 साल में पहने हुए एक कपड़े को देखकर आप ऐसे सवाल क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो इतनी जमा करके अगर वो 1 साल में एक बार वो चीज़ खरीदता है तो गुनाह है। आपने उनके दामाद को नहीं पूछा? उनके दामाद को कोई मुझे दिखा रहा था प्रेस मीडिया के, वो कभी खड़े हैं जैगवार के पास खड़े हैं, कभी उसके पास खड़े हैं। आपने उनसे नहीं पूछा कि उनकी ऐसी हैवी लाइफस्टाइल कहाँ से है, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उन्होंने, किसी ने ये सवाल नहीं किया। मैं ये सवाल करती हूँ उनको। आगे बढ़ते हैं। नांदेड़ के देगलूर भलौली असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली है। कांग्रेस की तरफ से महाविकास अघाड़ी के नामजद उम्मीदवार जितेश अंतापुरकर को भारी अक्सरियत से कामयाबी मिली है। उन्होंने बीजेपी के सुभाष साबे को 50,000 वोटों से शिकस्त दे दी है, जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी के डॉक्टर उत्तम अंगलोली को महज 11,000 वोटों पर ही इत्तेफाक करना पड़ा। कांग्रेस के साबिक एमएलए राव साहब अंतापुरकर के इंतकाल की वजह से यहां ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। कांग्रेस ने आज जहानी राव साहब अंतापुरकर के फर्जंद जितेश अंतापुरकर को उम्मीदवार बनाया था। इस इंतखाबात में सैरुखी मुकाबला देखने को मिला। बहुत बड़ी जीत है। नांदेड़ की जनता का, खास करके देगलूर बिलोली विधानसभा क्षेत्र के मतदारों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इनकी सभी की मेहनत की वजह से और जो विश्वास उन्होंने महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी पे जताया है, उसका ये फल है कि बहुत बड़े पैमाने पे जीत हुई है। राव साहब अंतापुरकर जो जीते थे पिछली बार, मैं समझता हूँ 20 या 22,000 वोट से जीते थे। इस बार दुगनी 40,000 से भी ज़्यादा वोटों से आज उनके पुत्र की जितेश अंतापुरकर की जीत होने जा रही है। इसलिए मैं नांदेड़ की जनता का आभारी हूँ। महाविकास आघाड़ी के नेता पवार साहब, सोनिया गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी, राहुल गांधी जी, इनका भी आभार। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने त्रिपुरा में अमन अमान की बहाली और शरपसंदों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में काउंसिल की जानिब से सदर जमहूरिया को रास तौर पर एक मुतालबाती मकतूब रवाना किया गया है। इस मकतूब में त्रिपुरा में अक़लियती तबक़ात पर हो रहे मज़ालिम, इनके मजहबी मकामात की बेहुरमती और जानी व माली नुकसान का जिक्र करते हुए सदर जमहूरिया से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इन मज़ालिम की रोकथाम को यकीनी बनाएं और मुल्क की अक़लियतों में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा है उसे दूर करने की कोशिश करें। और वहाँ की हुकूमत खामोश है, साथ ही साथ वहाँ की डीजीपी के गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं। लेकिन अदालत ने वहाँ पर नोटिस लिया है। मैं अदालत को मुबारकबाद देता हूँ। अदालत ने नोटिस लिया है और हुकूमत से जवाब मांगा है। चूँकि हम वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल से आते हैं, इसीलिए हमने हमारी जिम्मेदारी समझते हुए महामहिम राष्ट्रपति साहब को एक निवेदन रवाना किया है अभी पोस्ट के ज़रिए, और उसमें हमने ये मांग की है कि जो गुनहगार है उनको जल्द जल्द जो है तो गिरफ्तार किया जाए और जो मजलूम है उनके साथ इंसाफ किया।
मालेगांव शहर सेंट्रल हलके के रुकन असेंबली मुफ्ती इस्माइल कासमी ने जनरल अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल इंतजामिया के साथ मीटिंग मुनक्किद करते हुए मौजूदा सूरत हाल से वाकफियत हासिल की। रुकन असेंबली ने अस्पताल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया। वाज़ेह रहे कि कोरोना की वजह से कई माह से अस्पताल इंतजामिया के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब जबकि कोरोना की वबा काबू में है, रुकन असेंबली ने अस्पताल में हर तरह की सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई है कि पिछला जो 5 साल टर्म गुजरा, ये हमारा सिविल हॉस्पिटल अनाथ आश्रम की तरह था। कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं था। 2009 से 14 के दरमियान जो सामान इस हॉस्पिटल को मैंने दिया था, एक्सरे मशीन है, डायलिसिस मशीन है, सोनोग्राफी है और इसी तरह एक्सप्रेस फीडर है और दीगर जो सामान है, उसके अलावा पिछले 5 साल में किसी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर जो है कोई आ करके अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं किया। आज हालात बदल गए, सरकार बदल गई, तो माजी में जो लोग थे आज हॉस्पिटल को ले करके तरह तरह की बात कर रहे हैं और हॉस्पिटल को, डॉक्टर्स हजरात को, नर्सेस को, वार्ड बॉयज़ को प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ बराबर नहीं। आज इस वक्त अब ये जो महीना सितंबर का गुज़रा, इस महीने के अंदर कितने यहाँ पर मरीज़ आए, उसमें डिलीवरी के कितने केसेस थे, सीरियस कितने मरीज़ आए, कितने लोगों का इलाज व मुआवजा हुआ, कितने लोग अच्छे हो कर के घर गए, कितने लोगों की डेथ हुई और कितने ऐसे केसेस थे जिनको सामान्य रोगनालय से सिविल हॉस्पिटल जो है ट्रांसफ़र देना पड़ा। ये सारा जायज़ा लेने के लिए आए थे। अकोला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। इस तरह के हंगामे से अब आवाम जो है वो कई बार इस पर सवाल भी खड़े कर रही है कि आखिर इस तरह के हंगामे से अब आवाम मुतासिर और कम परेशान ज़्यादा हो रही है। बावजूद इसके बरस इक़्तिदार बीजेपी और अपोजिशन को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आम इजलास की कार्रवाई हमेशा की तरह हंगामे की नज़र हो गई। हकीकी मसाइल जूं के तू मौजूद हैं। पेश एक रिपोर्ट। अकोला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इजलास में हंगामा आराई का मामूल बन चुका है। एक तरफ बरसरे इख्तिदार बीजेपी अपने मौक़ूफ़ पर अड़ी रहती है, वहीं अपोजिशन शोर शराबा करके हंगामा बर्पा करने में लगे रहते हैं। बरसरे इख्तिदार और अपोजिशन अवाम के हकीकी मसाइल को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। विषय मंजूर करने के बाद में हमारी बात सुनी, मैं पूरा अकोला वासियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ और कृपा करके मेरा महक बंद न किया जाए। मेरी आपसे विनती है महापौर साहब कि कोविड काल के बाद में पहली बार ऑफलाइन मीटिंग हुई थी, हम पूरी तैयारी करके आए थे कि आपसे चर्चा होगी, विषय पे हम बात करेंगे। विनती है कि कम से कम विपक्ष के नाते नहीं तो अल्फाज सुना जाए। इस दरमियान एमआईएम ने इल्जाम लगाया कि इस तरह के हंगामे अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए किए जा रहे हैं। एमआईएम ने हुक्मरान और अपोजिशन जमात पर साजबाज का इल्जाम आयद किया। ये भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, चौकसी माने नहीं जाती, ये वाद हमारा आपका चौका रहेगा। इस वाद के अंदर जो महत्वपूर्ण विषय के विषय है, वो सारे विषय को गड़बड़ से जल्दी जल्दी मंजूर कर दिया जाएगा। ये सत्ताधारी के साथ में हम लोगों को कुछ सेटिंग दिख रही है। एमआईएम कारपोरेटर के इस बयान के बाद हंगामे में मजीद इजाफा हो गया। मुख्तलिफ जमातों के कारपोरेटर्स ने एमआईएम कारपोरेटर के इस बयान की शदीद मजम्मत की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। मालेगांव शहर के कुसुम्बा रोड पर बीती रात आपसी रंजिश और नाजायज ताल्लुकात के शक के बिना पर इरफान कालिया और उसके साथियों ने अशफाक शाह पर फायरिंग कर दी। देसी पिस्तौल से की गई फायरिंग में अशफाक शाह शदीद जख्मी हो गया। अशफाक जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा, जिसके बाद जख्मी नौजवान को प्रयास अस्पताल में दाखिल किया गया। पुलिस ने इरफान कालिया और उसके भाई को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। मेरे भाई पे अटैक की गई है, फायर किया गया उस पर। उसमें 3 आरोपी है, उसमें तो 2 को मैं पहचानता हूँ। एक का नाम है इरफान कालिया और दूसरे का नाम है, कंप्लेंट दाखिल की गई है। पुलिस वालों ने एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है। ये हुआ अपना इकबाल डाबी के पास औलिया